बीजेपी में ये हो हल्ला निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर है। विरोध की ऐसी तस्वीर अमूमन बीजेपी में कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बीच बीजेपी अपनी नीति पर कायम है। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति का ताजा उदाहरण देखने को मिला। वार्ड 56 से बीजेपी ने स्वाति काशिद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसे ही उनके परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया तो टिकट वापस लेने में भी बीजेपी ने देरी नहीं की। वार्ड क्रमांक 56 से श्रीमती स्वाति काशिद, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी बनाया था, चूंकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जब फीडबैक मिला, जानकारी मिली, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि आपराधिक पृष्ठभूमि में उनके परिवार के लोग अगर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जीरो टॉलरेंस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय किया कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का दिया था, उनको हम वापस करने की घोषणा करते हैं। बीजेपी अपनी रीति नीति पर कायम रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नाराजगी के स्वर सिर्फ बीजेपी में है। कांग्रेस में भी कई जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, विरोध तो बीजेपी में ही है। जिनके पुलिस ने जुलूस निकाले हैं हथकड़ी पहनाकर, उनको टिकट दे दिए हैं। जो सट्टे और जुए के आरोप में बंद हुए हैं, उनको टिकट दे दिए। तो ये कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। इंदौर में एक टिकट किसको दिया था? कुख्यात गुंडे की पत्नी को। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद यही है क्या? वीडी शर्मा साहब को बताना चाहिए। चुनाव में टिकट को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में तो अक्सर खुलेआम नेताओं में विरोध के सुर सुनाई देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में विरोध की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। हालांकि विरोध के बीच पार्टी अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रही है। अब इसका असर निकाय चुनाव में बीजेपी पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का जीरो टॉलरेंस। जी हां, हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, बीजेपी के उस जीरो टॉलरेंस की जो उसने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को लेकर दिखाया है। इस चुनाव में बीजेपी ने वो करके दिखाया है जिसकी बात वो कई सालों से करती रही है। पार्टी ने अपनी नीति के सबसे ऊपर रखा है ऐसे लोगों को जो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। बात परिवारवाद की करें या फिर बात उम्र के क्राइटेरिया की करें, लेकिन एक और क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई और वो है आपराधिक छवि वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। हमने देखा भी, वीडी शर्मा जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया इंदौर का जिक्र करते हुए जब स्वाति काशिद का टिकट काट दिया। लेकिन उसके बाद कई और भी नाम हैं जिनको लेकर भी चर्चा चल रही है। आरोप कांग्रेस की तरफ से है, कुछ और भी चीजें हैं जो दिखाई दे रही है। तो क्या उन पर भी बीजेपी आगे बढ़ेगी? लेकिन ठीक है, कदम तो उठाया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की। मिथुन जी, आपका भी स्वागत है। जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। नागड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, निर्णय बड़ा अच्छा है कि आपराधिक छवि वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और एक जोखिम भी लिया कि जिसको टिकट दिया उसी का टिकट काट दिया। तो क्या आने वाले 2023 की ये तस्वीर है जिसमें शुरुआत हो गई है कि ना हम परिवारवाद की तरफ चलेंगे, ना हम बाकी चीज़ों पर चलेंगे, उम्र का क्राइटेरिया भी इसमें दिखाई दे रहा है। एक और क्राइटेरिया आपने जोड़ दिया, अपराध वाला। देखिए मनोज जी, ये भविष्य के भारत की राजनीति की चित्र है, और देश का जो लोकतंत्र है वो अब इसी प्रकार परिपक्वता का चाहता है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो, सुधार की प्रक्रिया हो जी। डिटॉक्सिफिकेशन और रिफॉर्म, दोनों चीजें। और टॉक्सिन, बहुत सारे पॉलिटिकल टॉक्सिन इस डेमोक्रेसी में, उनको धीरे धीरे हटाने का काम करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रगामी है, सबसे पहले ध्वज लेकर आगे चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व साधुवाद का पात्र है। और जैसा आपने पैकेज में कहा कि कई बार इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, हार का भी भय है, विरोध का भी भय है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभय होकर तय कर चुकी है कि परिवारवाद और बाकी जो विसंगतियां लोकतंत्र में है उनको धीरे धीरे कम किया जाए। और मनोज जी, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को प्रारंभ करना पड़ेगा। जी जी। एक कदम उठाना पड़ेगा। किसी बड़े लक्ष्य के लिए पहले कदम आवश्यक है।
तो जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल आए थे आज इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा, लोकसभा, फिर जब आप पत्रकार मित्रों ने पूछा कि नगरीय निकाय, तो उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि किसी के भी परिवार से जुड़े व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी किसी इलेक्टेड पोस्ट पर है, उनको ये भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं दिया जाएगा, और यदि वहाँ योग्य कार्य करता है तो उनको संगठन में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा जी। इसी प्रकार अपराधीकरण को लेकर बातचीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि यदि अपराधीकरण या अपराध से जुड़े लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यदि राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो क्रमशः राजनीति का क्षेत्र जो है वो दूषित प्रदूषित हो सकता है। तो इसलिए इंदौर का जो उदाहरण है, और स्वयं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, तो ये दर्शाता है कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर, प्रांत व्यापी स्तर पर, नगरीय निकाय में, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, नियति, नेता सब बहुत स्पष्ट है कि अब एक नई राजनीति का सूत्रपात देश में होना चाहिए, जो राजनीति परिवारवाद की छाया से मुक्त हो, जो राजनीति बाहुबलियों से मुक्त हो, जो राजनीति आपराधिक तत्वों से मुक्त हो, जो राजनीति शुद्ध हो, निष्पक्ष हो, ताकि लोकतंत्र हमारा और परिपक्व, पोषित हो, पल्लवित हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और यदि ये होता है तो निश्चित है। मिथुन अहिरवार जी मेरे साथ जुड़े। मिथुन जी, एक अनार 100 बीमार, और जब जब टिकटों की घोषणा होती है तो यही दिखाई देता, क्योंकि टिकट चाहने वाले बहुत लोग होते हैं। कांग्रेस में भी वही स्थिति, भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थिति, और जो जम गए हैं वो ये चाहते हैं कि शायद टिकट हमारे लिए ही बना है, हमें ही मिलता रहे, किसी दूसरे व्यक्ति को ना मिले। भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर बढ़ी, दो तरह के जोखिम लिए। उन्होंने परिवारवाद से थोड़ी सी दूरी बनाई, दूसरा ये भी दिखाई दिया कि अब अपराधीकरण पर रोक लगा दी, ये कहा कि अपराध नहीं दिखाई देगा, कम से कम ये प्रयास तो किया, स्वागत योग है। लेकिन कांग्रेस के आपके के मिश्रा जी कुछ और भी कह रहे थे, तो क्या कांग्रेस अपने तरफ भी कुछ देखेगी? देखिए, कांग्रेस के के मिश्रा जी तो तथ्यों की बात कर रहे थे। क्या ये तथ्य नहीं है कि एक व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की सरकार न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि कोर्ट में भी उस केस को लड़ रही है, उस व्यक्ति को आपने बिना जांच परख के यदि पार्षद का टिकट दे दिया, उसकी पत्नी को दे दिया, और ये कहा जाता है कि जो उसकी पत्नी है वो जो है वो तो राजनीति से जुड़ी ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का वी.डी. शर्मा जी की ये नई भाजपा है कि उनको पता ही नहीं है कि फील्ड पे क्या हो रहा है। पहले कहा जाता था हम अपने कार्यकर्ता की सुध लेते हैं, कार्यकर्ता के बारे में जानकारी लेते हैं। अब टिकट डिक्लेयर होने के बाद वी.डी. शर्मा जी को कहीं से जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति है ये एक अपराधी है, इसकी पत्नी को हमने टिकट दे दिया है ना, कहीं से जानकारी मिली और उन्होंने हटा दिया। तो जब टिकट दे रहे थे तो क्या जानकारी नहीं थी? क्या बिना जानकारी के टिकट दे दिया गया? कौन से क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया की बात कही जा रही है, नीति नियत की बात की जा रही है, तब कहां था इनका सर्वे सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, इनके आरएसएस के प्रचारक, इनके जमीन के कार्यकर्ता, इनके बूथ प्रभारी, इनके पन्ना प्रभारी, इनके व्हाट्सएप प्रभारी, इनके बिल्डिंग प्रभारी? जब इस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा था तब इनको जानकारी नहीं थी। भोपाल में आ जाते हैं, भोपाल में एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिला बदर किया जा चुका, उसको टिकट दे दिया, कहां गया इनका फीडबैक सिस्टम? एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ सट्टा खिलाता, वहां भी परिवारवाद, उसकी बीवी को टिकट दे दिया गया, कहां गया इनका सिस्टम? कहां गई इनकी नियत, नीति, नेता और कार्यकर्ता की बात करने वाली बात? तो भारतीय जनता पार्टी जिसने नगरीय निकायों के माध्यम से भी सबका नाश सबका विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जनता की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी से, हर मामले में। कोई इस तरह का नहीं है कोई अपराधी? हमारे यहाँ बताइए कौन से, किस अपराधी को, किस रासुका के अपराधी को हमने टिकट दिया, किस जिला बर्दर को हमने टिकट दिया, किस जुआ सट्टा खिलाने वाले को टिकट दिया? एक उदाहरण यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग दे दें तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ टिकट दिया गया है। मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूं। नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी ने अगर यह माना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथित समाज सेवा के जो रिजल्ट्स हैं वो पीएफआई के अपराधियों तक पहुंचे, पीएफआई के लोगों को इन्होंने यदि घर दे दिए हैं, तो इसी तरीके लोगों को अब टिकट भी आपको देना आपकी मजबूरी हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो चना मुरमुरा खा करके, दरी बैठा करके जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता था, अब उसको यही देखना है वी.डी. शर्मा जी की नई भारतीय जनता पार्टी में कि आपके भोपाल के जिलाध्यक्ष अपने परिवार को टिकट पंकज जी कुछ कह रहे हैं। मैं जय नागड़ा जी, पंकज जी बहुत छोटी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, फिर मैं जय नागड़ा जी के पास जाऊंगा, फिर आपसे पूरी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि रतलाम के टिकट में इतना विलंब क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं सर, भोपाल के सारे टिकट आपने डिक्लेयर कर दिए क्या? भोपाल के सारे टिकट आपने डिक्लेयर कर दिए क्या? आपके करीब 10-12 जो वार्ड हैं उनके टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहे, उसमें क्यों देरी हो रही है? मिथुन एक मिनट जी, पंकज जी क्या कह रहे हैं? अब रतलाम में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो जी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से डिबेट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछा कि रतलाम में जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अंततोगत्वा घोषित किया गया,
कौन सी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है? 307 छोटा अपराध है मनोज जी। 307 का अपराध छोटा अपराध मानती है कांग्रेस। पंकज जी आपका प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं जवाब देता हूं। आज वो जो के मिश्रा जी जो बातचीत कर रहे हैं, जो मीसा बंदी की पेंशन लेते वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। कौन सा चरित्र है उनका? कौन सा चरित्र है? लेकिन मैं उन विषयों पे जाना नहीं चाहता। ये मनोज जी लोकतंत्र है, जनता सर मैं वापस पंकज जी पूरी बात के लिए आप पास वापस लौटूंगा। 1 मिनट 30 सेकंड का जवाब सुनिए, फिर विजय नागड़ा जी से एक प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो पंकज जी की बातों से कई ध्वनित होता है कि ये मीसाबंदियों को अपराधी मानते हैं, क्योंकि अपराधियों की बात हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप रतलाम को लेकर के टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो ये बताइए कि हमने तो रतलाम अंततोगत्वा टिकट घोषित कर ही दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से ही कई सारे क्योंकि अपराधियों की बात हो रही थी और ये मीसाबंदी की बात ले आए। पंकज जी जिस तरीके जिस तरीके से आपने आग्रह किया था, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं। ठीक, अब मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे भी अपनी पूरी बात पूरी करने दें। आरोपी को टिकट दिया रतलाम मैं जवाब लूंगा, मिथुन जी आपसे पूरा जवाब लूंगा। आपसे पंकज जी आपसे पूरी बात लूंगा। जय नागड़ा साहब, राजनीति में अपराधीकरण चर्चा हमेशा होती रही है कि साहब अपराधी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन राजनीति में यह भी किया जाता है कि साम दाम दंड भेद ले आइए, आप तो बस जीत कर आ जाइए। और लेकिन एक लाइन तय की है भारतीय जनता पार्टी ने, आज एक टिकट भी काट दिया, देने के बाद भी उसको हटा दिया। बड़ा अपराधी था, अब ये क्यों पता नहीं लगा बीजेपी को। ये बात भी सच है कि थोड़ा देर हुई लेकिन दुरुस्त आ गए। पर कुछ और नामों का जिक्र कांग्रेस कर रही है। क्या अपराध और राजनीति जो चर्चा होती रही, राजनीति से अपराध दूर हो पाएगा? जय नागड़ा जी। मनोज जी देखिए, राजनीति और अपराध का गठबंधन भी नया नहीं है, और जहां भी सत्ता के जो लोग शिखर पे रहते हैं वहां पर ये गठबंधन, मतलब वहां पर इस तरह के लोग जो मौका परस्त होते हैं, वो जो सत्ता का लाभ लेना है, और सत्ता में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं। और बात हम छोटे चुनाव में, तो आपने एक छोटे व्यक्ति को, क्या हमारे कई विधायक, कई हमारे सांसद लोकसभा में या वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के या जिनकी पृष्ठभूमि है उन्हें वहां तक नहीं पहुंचे। आप एक छोटे, अच्छी बात है कि आपने छोटे स्तर पे एक आपने उदाहरण दे दिया, लेकिन क्या ये साहस किसी भी राजनीतिक दल में है कि ऐसे हमारे पास में कई आंकड़े हैं कि लोकसभा में कितने हमारे सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि से पहुंचे हैं, बाहुबली है, या और दिक्कत यह है कि जनता भी उन्हें चुन करके भेजती है। अब कई बार यह है कि चुनाव की गंगा में नहा करके डुबकी लगा के क्या आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं? अक्सर पार्टियां या ये जवाब देती हैं कि साहब जनता ने उन्हें चुना है। तो जनता ने चुना है, वो चुनना, चुनाव जीतना एक अलग बात हो गई, और आपराधिक चीजें होना। और मैं इस बात से भी सहमत हूं मिथुन जी की कि आप किसी भी प्रत्याशी को, किसी को चुनते हैं तो उसके पहले आप अपना पूरा उसका बायोडाटा देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, जमाने भर के सर्वे कराते हैं। तो पहले आप ये सब करते हैं, फिर कहीं दबाव आता है। लेकिन ये भी बात सच है कि आप उतना ही रिस्क लेते हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ, इसको हटा देने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। घमासान। और मैं ये सत्ता का चरित्र है, मैं इसे किसी पार्टी का चरित्र नहीं मानता। जब कांग्रेस, लेकिन नागड़ा साहब कहीं ये दिखाई देता है कि 2023 से पहले यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक बारीक लाइन खींची, एक छोटे व्यक्ति से शुरुआत की उसकी, तो क्या ये 2023 की तस्वीर दिखाई दे रही है कि अब बीजेपी शायद उस लाइन पर बढ़ेगी मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में? क्योंकि अब सोशल मीडिया का समय, कुछ छिपता तो है नहीं। जैसे एक व्यक्ति का टिकट काटा, दो के दूसरे वीडियो वायरल हो गए, सामने आ गया, उसका पूरा अपराध एक एक मोबाइल पर आ गया कि साहब आपने 2 को छोड़ दिया। तो अब कुछ छिपता तो है नहीं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस गंभीरता को समझ रही कि अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें दूर तो होना पड़ेगा? मनोज जी, मेरे एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनसे एक बार ऐसी बात हो रही थी कि सत्ता में जो हम जिस नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, उनका बड़ा स्पष्ट कहना था कि पॉपुलर गवर्नमेंट और अच्छी गवर्नमेंट में बड़ा फर्क होता है। और कोई भी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट बनने के लिए बहुत सारे रिस्क होती हैं, वो कितना रिस्क उठा सकती है। और पॉपुलर बनने के लिए, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, चंबल के डकैतों को लोग, राजनीतिक दलों ने अपने साथ लिया वोट हथियाने के लिए। तो ये प्रवृत्ति, जहां उन्हें जो फायदा दिखता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये सत्ता का चरित्र है। सत्ता में पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद, क्या सारे तरीके नहीं अपनाए जाते हैं? क्या कोई पार्टी ये बहुत तय कर सकती है कि हम चुनाव में शराब नहीं बंटवाएंगे, ये सारे हथकंडे नहीं अपनाएंगे, या प्रलोभन नहीं देंगे? ये सारे हथकंडे अंततः टिकट देने में भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया यह होता है कि ये व्यक्ति अपने
दम पर चुनाव जीतने के लिए सक्षम है, वो आर्थिक रूप से कितना सक्षम है। तो कई बार अच्छे लोग इसलिए किनारे कर दिए जाते हैं कि जिनकी छवि तो अच्छी है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है मायने रखती हैं। तो अभी बहुत नैतिक मूल्यों के लिए हम अभी चावल के एक दाने से हम पूरे चावल का वो नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। अच्छी मैं इस बात के लिए इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि चलिए आपके पास आया, लेकिन क्या अगली बार भी ऐसा कोई मामला आएगा तो आप उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे? चलिए मैं पंकज जी से ये समझ लेता हूँ ये चीज। पंकज जी मेरा सवाल भी ले ली। पंकज जी सवाल यही है, आपने एक नाम कहा, उनका टिकट काट दिया, निश्चित रूप से तारीफ करना चाहिए, मैंने भी शुरुआत में आपसे वही कहा। लेकिन यदि कांग्रेस किन्हीं 2 अन्य नामों को लेकर आ रही जो आपके पार्षद है, जिनको टिकट दे दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं और कुछ दस्तावेज मोबाइलों में दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या अब उन पर भी गाज गिरेगी? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं जय जी की बात करूंगा। जय जी ने जो कहा वो निश्चित तौर पर वैसी ही छवि है। भाई हम या मैं या जय जी कोई बातचीत करेंगे इनपुट के आधार पर। तो जय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्तमान दौर में हम भले ही लोकतंत्र में सरकारें चलाते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से नेताओं को चुनते हैं, पर नेताओं की मूल छवि जो है वो कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़ों पर काले दाग है, ऐसी छवि मानी जाती है नेताओं। और लगभग वैसी कुछ परिस्थितियां जिस और जय जी ने इशारा किया। पर मेरा आग्रह इतना सा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है तो उसकी आलोचना क्यों जी। और मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि कोई भी परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता कि इन चुनाव के पहले के चुनाव में किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, उनकी क्या छवि थी, सबका रिकॉर्ड ओपन है, एफिडेविट वायरल है उनके। अब उसमें प्रकरण पंजीकरण में भी ये देखा जाता है कि वो प्रकरण जो है वो वास्तव में आदतन अपराधी हैं या कई बार षड्यंत्र पूर्वक किसी को किसी व्यवस्था में लाया। तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी तो एक नई बड़ी स्वच्छता की लकीर स्थापित करना चाहते हैं देश की राजनीति में, और प्रयास मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश से इसलिए कि यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बोल कर गए थे कि मध्य प्रदेश में हम ये प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और हम रिस्क लेंगे हार की, लेकिन हार की रिस्क के बाद भी लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करके। और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे कैसे? परिवारवाद से मुक्त करके। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, पर वो फिरोज गांधी जी के परिवार के लिए वो कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। ये विषय उनका यद्यपि, लेकिन ये दोहरे मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी में आज जो पार्षद की सूची जारी हुई है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कई जो आप जिस चीज से बचना चाह रहे थे शायद उसमें कई पत्नियों को मिल गया। मतलब ऐसा मनोज जी, मैंने वही आग्रह किया कि कांग्रेस प्रमाणीकरण संस्था नहीं है और जिनके ऊपर आरोप हैं वो आदतन अपराधी हैं। या मैं छात्र राजनीति में रहा, कई बार बड़े मामलों में मुझे जबरन षड्यंत्र पूर्वक फंसा दिया गया क्योंकि मैं किसी व्यवस्था का विरोध कर रहा था। तो सवाल सिर्फ उस बात का है कि हम क्या उस परिवर्तन के पक्ष में हैं, क्या जैसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किए, कांग्रेस उस पर क्या सोचती है? कांग्रेस वैसा करेगी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उंगली उठाएगी, 3 अपनी तरफ उठाएगी? बिल्कुल ठीक। मिथुन जी, यही सवाल है कि यदि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जा रहा, शुरुआत ही सही ठीक है, एक तो किया, तो क्या ये नहीं होना चाहिए? तो लंबे समय से मांग होती रही है। जय नागड़ा साहब भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद से जो व्यक्ति आगे बढ़ जाए वही नेता कहलाता है। तो यदि इस लाइन पर चल पड़े तो थोड़ा स्वागत भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, पंकज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सफ़ेद कपड़ों पर अगर दाग पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद यही की जाती है कि चकाचक सफ़ेद कपड़े पहनने वालों को आप टिकट देंगे। संभवतः आपने केवल कपड़े देख करके टिकट दे दिए, उसके पीछे के आचरण को आपने नहीं देखा। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप मध्य प्रदेश से ये प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, मतलब पूरे देश में आप अपराधियों को टिकट दे रहे होंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में या आप एक नवीन तरीके की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मूल विषयों पर आते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। भोपाल की जो आज इनकी जो प्रत्याशी हैं नगर निगम के महापौर के लिए, उन्होंने कहा है कि मैं आने के बाद नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म करूंगी। मतलब आलोक शर्मा जी जब इनके महापौर हुआ करते थे तब तड़ल्ले से भ्रष्टाचार चल रहा था, और उस पार्टी का अब ये कहना, तो जाहिर सी बात है जो भ्रष्टाचार के मूल तत्व हैं, जो अपराधी भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट संरक्षण अब तक प्राप्त रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के महापौर अब तक एक भ्रष्ट व्यवस्था का न केवल हिस्सा रहे बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था को
उसको पोषित करने में इनका काम रहा है। तो यदि आपकी, पंकज जी मेरा भी आग्रह आपसे यही है, मुझे भी आप बीच में कृपया समय दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये प्रक्रिया शुरू की है तो हमने दो नाम आपके सामने गिनाए। ये दो, पंकज जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि ये यदि किसी पार्टी में थे और किसी सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी है तो ये बहुत स्वाभाविक है, एक दूसरी पार्टी कर सकती है। लेकिन वो लोग जिन पर आप ही की सरकार ने कार्रवाई की है और वो व्यक्ति, पंकज जी ने जैसे कहा आदतन अपराधी, तो जिला बदर तो वही व्यक्ति होता है। पंकज जी, जिला बदर वही व्यक्ति होता है जो आदतन अपराधी होता है, पर नंबर ऑफ केसेस लगे, जो समाज का दुश्मन बन गया, ऐसे व्यक्तियों को टिकट देकर के 30 सेकंड जवाब दे। 30 सेकंड जवाब। मनोज जी, 1999 में भोपाल में महापौर बनी थी श्रीमती विभा पटेल जी, और उनको 2003 में कार्यकाल पूरा होने के पहले भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, और उनके समय में विभा पटेल जी को भ्रष्टाचार के आरोप में बगैर कार्यकाल पूरा करे महापौर पद से हटाया था। ले आए कांग्रेस प्रमाण, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं तो तथ्य और तथ्य के आधार पर जवाब ले ली सर, समय नहीं सर, मैं जय नागड़ा साहब का के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई के चलते उनको हटाया गया। जिनको इन्होंने महापौर का प्रत्याशी बनाया वो भ्रष्टाचार के आरोप में हटाई गई है। उस भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रही है। वो भ्रष्टाचार जो विभा पटेल जी के पिछले कार्यकाल में था, वो भ्रष्टाचार जो विभा पटेल जी के पिछले कार्यकाल में था, वो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी के 2003 की नगर निगम में था। वो भ्रष्टाचार सरकार वर्मा जी के हस्ताक्षर मंत्री के रूप में उस भ्रष्टाचार की बात की गई है। उस भ्रष्टाचार की बात की गई जिसको कांग्रेस पार्टी के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था। उस भ्रष्टाचार की बात करी मानती राजनीति ने, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। वो विभा पटेल पिछले कार्यकाल में चलाया था, इस कार्यकाल में नहीं चलाएंगे सर। जय नागड़ा साहब, ये चुनाव बहुत अलग है। जय नागड़ा साहब, ये इलेक्शन ऐसे दौर में हो रहा है जब 2023 की तस्वीर भी नजर आ रही है और कई लोगों की तकदीर भी लिखा जाना है। क्या आपको लग रहा है इसीलिए तरह तरह के बदलाव, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही, लेकिन इसके साथ जो शुरुआत हुई है ये आगे 2023 में आपको कहीं लग रहा है दिखाई देने वाली है? मनोज जी, मैं थोड़ा सा देखिए, जो बदलाव की शुरुआत होती है वो नीचे से ऊपर नहीं होती है, ऊपर से नीचे होती है जी। आदर्शवाद की यदि बात करें तो उच्च आदर्श ऊपर से जब शुरू होते हैं उसका असर नीचे तक होता है। आप सोचें कि एक पार्षद को आपने बदल दिया, उससे देश की राजनीति बदल जाएगी, प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि दिक्कत यह है कि हमारे जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके रोल मॉडल तो वही है। जब वो अपने बड़े नेता को देखता है कि रातों रात इसके पास कई गाड़ियां आ गई, जो कल तक साइकिल पे घूमता था, जो बाइक पे घूमता था, उसके पास घर बंगले पे 4 गाड़ियां खड़ी हो गई, तो फिर उसकी भी महत्वाकांक्षाएं उसी तरह की होती हैं। और फिर यह सवाल उठता है कि क्या हम जीवन भर दरी उठाते रहेंगे? तो आपने राजनीति के आदर्श किस रूप में स्थापित किए? मैं पंकज जी, आदर्श यदि मैं मानूं तो ये घटना नहीं है। आदर्श वो था जो अटल जी ने दिया था, जब मात्र 2 वोटों की वजह से, 2 मतों की वजह से उन्होंने अपने केंद्र की सरकार को दांव पे, और वो लोगों के दिलों में है कि अटल जी के प्रति जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे वो आज तक, उसके लिए नहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता की जरूरत है। कांग्रेस के लोग भी मानते हैं, हम मीडिया के लोग भी मानते हैं कि उच्च आदर्शों का हमेशा स्वागत होता है, अटल जी ने किया था और वो लोगों तक जाती है। अभी रिसेंटली यदि हम पंजाब की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री ने रिश्वत लेने के आरोप में अपने स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल हटा दिया, तो ये इसका असर ज्यादा होगा। ये आप सोचिए कि एक पार्षद और छोटे चीजों से बदलाव आएगा तो आप अपनी थोड़ी सी छवि सुधार सकते हैं, लेकिन बदलाव तो ऊपर से नीचे आएगा। नीचे से ऊपर आप करेंगे तो हम देखते हैं कि केवल हम दिखावा कर रहे हैं। और जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और शायद आप जैसी पार्टी भी अब मैदान में है, तो जिससे दोनों पार्टियां अपनी अपनी आंखों से देख भी रही है कि समय बदलाव का है और बदलना भी पड़ेगा। पंकज जी, मिथुन जी और जय नागड़ा साहब, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का नामांकन का आज अंतिम दिन था और नामांकन के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई है, कई लोगों के रिकॉर्ड भी सामने आए। उन रिकॉर्ड को लेकर ये कहा जा रहा है कि कई अपराधियों को टिकट देने की बात नहीं कही जा रही, लेकिन कुछ अपराधी भी सामने आ गए। अब सवाल यही कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन आगे बढ़ा दी है तो सुधार के लिए कदम तो बढ़ाएं, स्वागत करना चाहिए, पर क्या इतने मात्र से सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि अब तो पब्लिक है, सब जानती है आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
और इसीलिए नगरीय निकाय के चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो परिणाम भी दिखाई देंगे कि जनता आपके बारे में क्या सोच रही थी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए अफसरनामा में बालोद एसपी IPS जितेंद्र कुमार यादव के साथ अफसरनामा। नमस्कार।